नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएस जीडीसी के अंतर्गत जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और आज का डिस्कशन का जो हमारा स्टेज रहेगा वो ये है कि सबसे पहले सिलेबस की जटिलता को समझेंगे। दूसरा जो है अभी एक कन्वर्जन चल रहा है एंशियंट से मॉडर्न की तरफ, मॉडर्न से एंशियंट की तरफ, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अभी आपको क्या करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। और बिल्कुल आखिरी स्टेज में जो है हम लोग एक प्रश्न को लेकर के उसके उत्तर लेखन करने का प्रयास करेंगे। साथ में एक दो छोटी मोटी बातें भी करेंगे कि प्रश्न का जो झुकाव है वो 20 क्वेश्चन में वो किधर हो सकता है, या एक दो जो एक्सेप्शनल होने वाले हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं और इन बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सिलेबस को सबने देख लिया होगा और बहुत फास्ट हम लोग जहां जहां पर थोड़े से चेंजेस हैं उसको देखते हैं। सिलेबस को ऐसे बनाया गया है, आप पूरे सिलेबस में देखेंगे तो, कि एंशियंट और मिडिएबल मॉडर्न के बीच में संतुलन बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार दोनों के सिलेबस को मर्ज कर दिया गया है, दोनों की सीटों को मर्ज किया गया है। तो ऐसे में सिलेबस में भी संतुलन बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ जो है एक दो वर्क और किया है आयोग ने। पूरे सिलेबस में आप देखेंगे कि कोई भी जब यूनिट स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले उसके स्रोत के बारे में अ, अच्छे से, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जो कि नॉर्मल सिलेबस में होता था। यहाँ बकायदे उसके पार्ट करके, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडिएबल हो, चाहे मॉडर्न हो, सबको विधिवत तरीके से स्रोत मांगा है कि कहाँ से क्या स्रोत है। तो स्रोत पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता है। बाकी सभी वही स्टेज हैं जो कॉमन होते हैं, उन्हीं को लिया गया है, जैसे कि प्रागैतिहासिक है, या हड़प्पा है, वैदिक है, बीच में धर्म है, उसके बाद मौर्य काल है, मौर्य के साथ साथ जो है बाकी क्षेत्रीय राज्य, बाकी मिडिएबल, मॉडर्न, बाकी जो सामान्य जो हिस्ट्री का प्रारूप है उसमें किसी तरह का हेर फेर नहीं किया गया है। अब हम आते हैं एक दूसरे पार्ट पे, जिसमें वेट प्लीज, इसमें हम ये देखेंगे कि अभी इतिहास के बच्चों में जो संतुलन चल रहा है, एंशियंट का मिडिएबल में, मिडिएबल का मॉडर्न में, जैसे आप जानते हैं कि दोनों को जब मर्ज किया गया है तो जो एंशियंट वाले कैंडिडेट हैं उनका ये कह सकते हैं कि अंदर एक भावना होगी कि वो मॉडर्न और मिडिएबल में हाल फिलहाल में उतना रिवीजन नहीं किया है जितना कि मिडिएबल मॉडर्न के कैंडिडेट ने किया है। और यही स्थिति मिडिएबल मॉडर्न वाले भी सोच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के सिलेबस को रिवीजन तेजी से कर रहे हैं और सामान्यतः एग्जाम वाले डेट तक ये प्रतियोगिता बिल्कुल बराबर आ जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अब देखिए, जिनका इंटरव्यू है वो तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, जिनका नहीं है सिलेबस बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है। एक जो है यूनिट नंबर 10 को अगर छोड़ दें, 10 में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा वर्क आपको 10 में करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बस 3 शब्द को लिखा है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, आप यही मान करके चलें। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि कंप्लीट सिलेबस जितना फास्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं आप गो थ्रू करिए। उससे संबंधित जो एमसीक्यू है उसे सॉल्व करें, टेस्ट दें, खुद का आकलन करें, एटीसी। आंसर राइटिंग ये करना बेहद जरूरी है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी एक अलग चैलेंजेज होती है जो 3-4 महीने में कवर नहीं होती है। कुछ बेसिक बातें हैं उसे आप समझ के चलें, जैसे कि आप जानते हैं कि 50 जो है, वेट प्लीज, 50 पेजेस जो है आपको मिलेंगे एग्जाम में, और ये 2 पार्ट में होंगे, जिसमें कि 20 पेज जो है ये आपको 10 क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स वाले हैं इनको लिखने के लिए मिलेगा। और बाकी जो है 30 पेज जो है ये आपको 10 क्वेश्चन, ये 12 मार्क्स वाले रहेंगे। और ये आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको कि आप जो है कंप्लीट उस वर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करें, यानी कि 125 वर्ड और 200 इसे फॉलो नहीं करना है आपको, कंप्लीट ये पेजेस भर के आना है। जो लोग भी मेंस दिए हैं उनसे आप चाहें तो एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये
जब तक आप कंप्लीट कॉपी भरेंगे नहीं तब तक जो है आप मेन लड़ाई में नहीं आएंगे, विशेषकर फाइनल सिलेक्शन तक मुश्किल हो जाता है। तो आप इस प्रारूप को ही लेके चलेंगे। दूसरा जो है थोड़ा सा इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ जो सामान्यतः आपको पता है कि इसमें इस कॉपी में शुरू में एक पन्ने और आखिरी में एक पन्ना लगा होता है। वो उस पर आप अपने डिटेल भेजते हैं और डिटेल फुलफिल करते हैं एग्जाम हॉल में, और जब कॉपी चेक होती है तो उसे निकाल करके कोड दोनों पे डाल दिए जाते हैं, मेन कॉपी और आपके पहले पेज पे। उसके बाद जो है कॉपी चेक होती है। तो वो सभी प्रोसीजर हम अभी स्किप कर रहे हैं। एक बात और जो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि दूसरों के कंपेयर में थोड़ा एडवांस बना सकती है, वो है यूपी हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करना। क्योंकि एक सामान्यतः नेचर रहा है इस पेपर में कि 20 में से लगभग 3 प्रश्न जो हैं ये आपका यूपी हिस्ट्री को टच करेगा। वो किसी भी पार्ट से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा। तो आप जानते हैं कि मेन केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहा, लेकिन फिर भी अगर इस शब्द के साथ आता है तो बाकी चीजों को आप स्किप कर देंगे। या प्राग ऐतिहासिक में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, तो आप देखेंगे कि प्रयागराज का जो क्षेत्र है, बेलन घाटी वगैरह, उन सब को लेकर के आप तमाम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आप उत्तर प्रदेश की वहां पर भूमिका दिखा सकते हैं। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, तो ऐसे किसी भी रूप में यूपी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कहने का, अगर हम निष्कर्ष पे निकल पहुंचे, कहने का जो मतलब है कि कंप्लीट सिलेबस में आपको मुश्किल से 5% ऐसे सिलेबस है जहां पर स्रोत के लिए आपको भटकना है। अन्यथा सारे ऐसे सिलेबस हैं बिल्कुल क्लियर कट हैं और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन देना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू और लिखने का प्रयास करना है। इसके माध्यम से आप जो भी चीजें हैं उसको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। एमसीक्यू के लिए कुछ स्टैंडर्ड हमने रखा है कि 2 पार्ट में हम टेस्ट को रखेंगे। एक तो ये है कि काफ़ी हाई लेवल, जिससे कह सकते हैं कि आप अपने स्कोर को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो है जो आयोग का लेवल रहता है उस लेवल से, ताकि आप चेक कर सके कि अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो 2 पार्ट में आप उसको देखेंगे। अभी एक हम मेंस का क्वेश्चन लेते हैं और उसे लिखने का प्रयास करते हैं कि उसके आंसर जो है किस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको एक अनुमान भी लगे कि हाँ इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं। आपको ये पता है कि जो आपकी कॉपी रहेगी वो ऐसी दिखेगी, यानी जितने भी पेजेस रहेंगे उस पर क्वेश्चन लिखे रहेंगे। आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया होगा, उसी स्पेस में आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पर लिखा है 8 मार्क्स, इसका मतलब है कि कमीशन आपको 2 पेज देगा लिखने के लिए। और यदि यहाँ 12 लिखा होता तो वो 3 पेज आपको लिखने के लिए मिलता, और वो सारे आपको भरने हैं। ये मान के चलिए कि वो भरना कंपलसरी है। एक छोटी सी बात है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, यहाँ पर 2 ऐसे कॉलम रहते हैं जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि आपको इस कॉलम में कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर ये बातें भरी होती हैं कि आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है इस पार्ट पे। यहाँ पर कॉपी चेक करके रिव्यू वगैरह दिए जाते हैं या फिर मार्क्स चढ़ाए जाते हैं कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो भी आपको लिखना है वो इस पार्ट में लिखना है। अब हम आते हैं इस प्रश्न पे। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसा रहता है तो आपको 2 पेजेस मिलेंगे। तो ये ज़्यादातर लोग हैं जो इस पैटर्न को समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं कि इसके आंसर जो है आपको 3 पार्ट में लिखना है। एक इंट्रो है, सेकंड बॉडी है, और थर्ड जो है कंक्लूजन है। इसमें ध्यान रखना है कि मार्क्स भी कुछ डिवीजन होता है और तीनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे इंट्रो को सामान्यतः माना जाता है कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 1.5 मार्क्स कंसीडर करेगा। कंक्लूजन भी 1.5 मार्क्स कंसीडर करता है, और बॉडी जो है ये 5 मार्क्स कंसीडर करता है।
तीनों के अपने रोल हैं। कई बार मैं इस बात को रखा हूं कि जो इंट्रो होता है ये वो टाइम होता है जब आप कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति को इनवाइट करते हैं कि वो आपकी पूरी कॉपी ठीक से पढ़े, क्योंकि आपने यहाँ पर इंटरेस्ट बनाया है। बॉडी क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना होता है, यानी कि ये मेन आधार होता है आपको मार्क्स देने का। और कंक्लूजन वो टाइम होता है जब एग्जामिनर आपके मार्क्स चढ़ाने वाला होता है, यानी कि तीनों में कहीं पर भी आप लैक नहीं कर सकते। अदरवाइज मार्क्स जो है, मान लीजिए कि 1-2 नंबर आपके बढ़ने वाले थे, वो घट जाते हैं। और 0.5 की लड़ाई आप सामान्यतः हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब है कि 20 क्वेश्चन है और ऐसे में 10 नंबर ये हो जाएंगे, 10 मार्क्स। और टॉप 50 रैंक जो होता है उनके बीच जो मार्क्स का डिफरेंस होता है वो लगभग 10 मार्क्स का होता है। या कभी कभी टॉप 10 से लेकर टॉप 60 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो टोटल 10 मार्क्स का होता है। तो पॉइंट पॉइंट मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा सा बाइफरकेशन और देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल एग्जांपल है कि विजयनगर स्थापत्य कला की विशेषता उदाहरण सहित बताइए। यदि यहाँ पर प्रश्न ये रहता कि विजयनगर की स्थापत्य के साथ साथ साम्राज्य विस्तार के बारे में बताइए, तो सब कुछ ऐसा ही रहता, लेकिन ये जो पार्ट है बॉडी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। मान के चलिए कि 2.5 मार्क्स इसके और 2.5 मार्क्स इसके होते, ऐसे ये डिवीजन रहता। एक और तरीका हम यहाँ पर ले सकते हैं जिसके थ्रू जो है आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। वेट, मान लीजिए कि अगर ये 12 होता तो क्या सिचुएशन बनती। ये जो मार्क्स है ये 2 मार्क्स का हो जाता है, इंट्रो, कंक्लूजन भी 2 मार्क्स का, और ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी, ये 8 मार्क्स का हो जाता है। और सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है यानी 12 का है, उसमें ज्यादातर ये 2 पार्ट में होता है। तो इसे आप मान सकते हैं कि बॉडी अगर 2 पार्ट्स में पूछा है तो इसको 4-4 मार्क्स में आप कंसीडर कर सकते हैं। ये डिवीजन हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो लोग पहली बार लिखने जाते हैं वो इंट्रो ही 1 पेज लिख देते हैं, या बॉडी का एक पार्ट, जैसे किसी को मान लीजिए कि स्थापत्य अच्छे से पता है तो वो 1.5 पेज लिखने के बाद पता चलता है कि इसमें एक पार्ट और है, उसे भी लिखना है। तो ऐसे में क्या है कि यदि आप संतुलन नहीं बनाएंगे तो जानबूझ के अपने मार्क्स को कम कर देंगे। इसलिए जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को फुलफिल कीजिए। अब हम आते हैं इसके आंसर को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो है इसे हैंड रिटन में इंक्लूड किया था ताकि आप वास्तविकता में फील करें, लेकिन हैंड रिटन बोर्ड पे ठीक तरह से क्लियर नहीं शो हो पाता आपको, इसलिए फिर मैंने इसे टाइप फॉर्म में आपको दिया है। इंट्रो ये प्रश्न क्या कह रहा है वो प्रेजेंट करना चाहिए, और आप उत्तर जो है इसी दिशा में लिख रहे हैं ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्या है, जैसे आपने देखा कि विजयनगर स्थापत्य कला की विशेषता उदाहरण सहित बताइए। तो यहां पर आप देखेंगे कि हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित 1336 से लेकर 1565, ये देखिए इनके बीच का ड्यूरेशन और स्थापत्य विस्तार सब कुछ इसमें कंक्लूड हो जा रहा है, यानी कम शब्दों में आप ज्यादा बात व्यक्त कर पा रहे हैं। द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य न सिर्फ विदेशी यात्रियों को आकर्षित करना, साम्राज्य विस्तार व सामाजिक विविधता संजोए था, बल्कि शासकों का स्थापत्य में अत्यधिक रुझान के कारण एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को आप डिनोट करेंगे कि ये उदाहरण शब्द है, और यहां पर भी क्या है कि उदाहरण आपसे पूछा गया है। स्थापत्य मेन क्वेश्चन था, इसको हमने सभी के साथ जो है कंसीडर करके यहां पर जोड़ दिया, यानी कि आपके इंट्रो की जो डिमांड है वो बहुत हद तक ये पूरा कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है, मतलब इंट्रो का जो पार्ट है। अब हम आते हैं बॉडी पे।
तो बॉडी आप देखिए कि यहाँ एक ही प्रश्न की डिमांड है कि विजयनगर की स्थापत्य को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो अगर हम इसे ले करके देखें तो देखिए सामान्यता है अ, वास्तुकला, मंदिर, शहरी दुर्ग और प्रकोष्ठ, इस 3 पार्ट में है। लेकिन ऐसे यदि आप लिखते हैं तो सामान्यतः आप अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये हमेशा याद रखिएगा, यदि आप अपने सारे उत्तर में सिर्फ शब्द लिख के आते हैं तब भी फाइनल सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रतियोगिता वैसी नहीं रह गई है। आपको चार्ट, फ्लो चार्ट, डिजाइन, पिक्चर, अभी इसी क्वेश्चन में हम 2-3 देखेंगे, आप उसके माध्यम से एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे और दूसरों के माध्यम में आप लीड करेंगे। जैसे इसी बात को यदि आपको दिखाना हो तो आप किस रूप में दिखा सकते हैं? वास्तुकला, मंदिर और शहरी दुर्ग। तो आप इसे इस पार्ट में तीनों को दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा टॉपिक था विजयनगर स्थापत्य। तो ऐसे में महल, मंदिर और शहरी दुर्ग, यदि इस रूप में हम प्रेजेंट करते हैं तो कंपैरेटिवली आप समझ रहे हैं कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा, न कि इसके। तो यहां पर इसे पूरा स्किप करके आप इसकी जगह पर ये प्रेजेंट करें और फिर इन्हें आप एक्सप्लेन कर करके फिर आगे बढ़ें। एक्सप्लेन में भी कई तरीके और कह सकते हैं कि शब्दावली है, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी प्रश्न को पहले कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आप उत्तर में देखेंगे कि नुनीज के अनुसार विजयनगर केवल एक नगर नहीं बल्कि एक विशाल शहरी दुर्ग था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हम प्रूफ भी यहाँ पे डाल दिए कि जितनी बातें हो रही हैं वो हमारे मन की कोई गड़ंत नहीं है, बल्कि ये प्रमाण भी है। नगर कई परकोटों से घिरा हुआ था। बाहरी परकोटों के भीतर खेत, बाग बगीचे, जलाशय और गांव स्थित थे, जिससे घेराबंदी के समय भी नगर आत्मनिर्भर रहता था। सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों की सुसंगठित योजना तथा मजबूत किलेबंदी ने विजयनगर को अत्यंत सुरक्षित और समृद्ध नगरी बनाया। देखिए, ये प्रमाण है, सारे शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। लेकिन यदि हम कुछ अतिरिक्त सोच इसमें इनबिल्ट कर दें तो मिल नहीं सकता है, निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं इस पार्ट को, जैसे लिखा है कि कई प्रकोटों में ये डिवाइड था, तो इसके कई की जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये 7 भागों में डिवीजन था। और 7 लिखना नहीं है, आपको प्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने बीच में लिखा महल, ये आपको करना है, ये डिजाइन बनाना है। फिर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके आप सातों पार्ट को यहां पर प्रेजेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप इसके बारे में जानते हैं, ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली देखेंगे कि इस पार्ट में आपके मंदिर आते हैं तो आप मंदिर दिखाइए, ये खेत थे तो आप इसे खेत दिखाइए, ये दुर्ग थे तो आप इसे दुर्ग दिखाइए, चाहे तो आप छोटा सा पिक्चर भी बना सकते हैं। महल है, महल के बाहर का जो प्रांगण होता है वो प्रांगण है। तो इस रूप में यदि आप इस पिक्चर को दिखाते हैं छोटे रूप में ही इन सूचनाओं के साथ, तो आप खुद सोच करके देखिए कि आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ इस प्रश्न की बात नहीं होती है। इतिहास सुनते कई कैंडिडेट ऐसा सोचने लगते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या पिक्चर बनाएं, बल्कि प्रत्येक प्रश्न में आप पिक्चर, फ्लो चार्ट, डायग्राम बना सकते हैं। ये स्पेस रहता है, हमेशा रहता है। वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सोच उस पर काम करने लगेगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। एजिटिव, अब हम इसके दूसरे पार्ट में लेते हैं। जैसे दूसरा पार्ट जो है वो महल को लेके है।
विजयनगर के महल भव्यता और उपयोगिता का अद्भुत संगम थे। इसकी विशेषता इस प्रकार से है। द्रविड़ शैली थी। आपको देखिएगा कि आपको अंडरलाइन करना अनिवार्य है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जरूरी जरूरी शब्दों को करना है। बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। ये ऐसे में क्या होता है कि जो सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला था वो नकारात्मक पड़ने लगता है। तो ऐसे में जो जरूरी है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो द्रविड़ शैली आप इस पे कर सकते हैं, ईरानी इराकी इस टाइप से। ऊंचे चबूतरे प्राय ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते थे, जिससे सुरक्षा और भव्यता बढ़ती थी। स्तंभ युक्त मंडप, विशाल स्तंभों वाले खुले हॉल राजकीय समारोहों हेतु प्रयुक्त होते थे, ईटीसी। तो ये तीन विशेषता है। सजावटी अलंकरण, पुष्प ज्यामिति आकृतियां और नक्काशीदार स्तंभ, जल प्रबंधन व्यवस्था, फव्वारे, नहरें और जलाशय महलों से जुड़े थे। उपयोगी योजना ईटीसी, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ये नेम जो है जहां भी आए इस तरह का किसी भी विदेशी यात्री का, वो एक प्रमाण के तौर पे है विजयनगर में। विशेषकर आप उसे जरूर हाईलाइट कर देंगे कि नुनीज और पेस जैसे विदेशी यात्री इससे आकर्षित हुए ईटीसी। जो लास्ट पार्ट है इसका कि जो मंदिर हैं वो किस रूप में थे, इनका द्रविड़ में थे, लेकिन द्रविड़ के अलावा और क्या क्या उसकी विशेषता थी उसको यहाँ पर इनबिल्ट किया गया है कि द्रविड़ शैली के साथ साथ विशाल प्रांगण थे, मंडप थे, सूक्ष्म नक्काशी था, एटीसी। यदि किसी शब्द का दोहराव होता है तो आप उसे हटा भी देंगे। जरूरी नहीं कि आप उसे एक से ज्यादा बार लिखें। एकाश में प्रतिमाएं थीं, कुछ उदाहरण इसके भी हैं। संगीत नृत्य से संबंध, जल संरचनाएं, आर्थिक और सामाजिक केंद्र, एटीसी। अब देखिए, आप धीरे धीरे खुद भी अंदाजा लगाने लगेंगे कि अगर हम व्यवस्थित रूप में प्रश्न की डिमांड पूरी करते रहें तो मार्क्स निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। उसी का एक रूप ये है। अब हम आखिरी स्टेज पे आते हैं जहां पर अब मार्क्स मिलने वाले हैं। तो विजयनगर स्थापत्य न सिर्फ पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण था, बल्कि स्थापत्य में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो विजयनगर के आर्थिक, सामाजिक और विस्तार का चरम प्रस्तुत करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है पूरे बॉडी को यहाँ पर कंसाइज किया गया है, पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है, और साथ में जो सबसे पहले डिमांड थी कि उदाहरण सहित बताइए, उस शब्द के साथ इसको जो है समापन भी किया जा रहा है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जो विजयनगर की आर्थिक, सामाजिक व विस्तार का चरम प्रस्तुत करता है। तो शब्दों का चुनाव जो है ये बहुत हद तक जो है हमें दूसरों की तुलना में लीड दिलाता है। देखिए, एक जो कहते हैं कि सबसे बेस्ट उत्तर जो है, सबसे बेहतरीन उत्तर क्या होता है, तो वो दरअसल होता नहीं है। हमें तुलनात्मक रूप में देखना है कि सबसे अच्छा उत्तर क्या है दूसरों के कंपेयर में। तो जो चैलेंजेस है वो ये है कि सभी सिलेबस पर इस तरह से काम कर पाना, निश्चित समय पे कर पाना, क्योंकि ये पहाड़ जैसा सिलेबस है। आप देखेंगे कि अगर कोई लगातार पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ ले, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करके 10 तक, तो वो हो सकता है कि एक बार थक जाए। मतलब इतनी लंबी सिलेबस है। तो ऐसे में घबराना नहीं है। आप टारगेट के रूप में छोटे छोटे यूनिट बना करके, अपने यूनिट में भी यूनिट बना करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। और एक बार जो है हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये टेस्ट किस तरह से हैं। जिसमें आप देखेंगे कि थर्ड स्टेज में 10 टेस्ट हैं, और इसमें जो है 20 क्वेश्चन ईच टेस्ट रहेंगे, यानी कि ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन वाले ऐसे 10 टेस्ट मिलेंगे। और ये कह सकते हैं कि आखिरी में इसको रखा गया ताकि तब तक आप और यूनिट को प्रिपेयर करके रेडी हो चुके हों। सेकेंड पार्ट में 10 टेस्ट, और इसमें जो है 10 क्वेश्चन होंगे ईच टेस्ट।
बिल्कुल सीधा हिसाब है कि ये वाले जब टेस्ट होंगे तो जैसा आयोग का होता है बिल्कुल उसी तरह से होगा। 10 क्वेश्चन वाले में 5 छोटे 5 बड़े क्वेश्चन रहेंगे, ताकि उसके अनुसार हम थोड़ा सा तैयार हो सके। और जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी टाइम आपको 3 घंटे मिलती है तो इसमें आप 1.5 घंटे में आपको लिखना होगा। फर्स्ट पार्ट को कई सारे रूप में रखा गया है, यानी कि लगभग जो है 1 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा, और इस तरीके से टोटल 20 सेट जो है आप इसके अंतर्गत देंगे। यानी कि टोटल अगर कहें टेस्ट तो वैसे तो 40 टेस्ट होगा, लेकिन यदि प्रश्नों की संख्या हम देखें तो टोटल 320 जो है प्रश्न होंगे। और आप समझ रहे हैं कि यदि आप अपने कंप्लीट सिलेबस का अगर हम 320 क्वेश्चन लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप समझ रहे हैं कि फिर कितना बच जाएगा, क्या बच जाएगा। लगभग आप सारे पार्ट यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो अगर यदि देखिए मेन है, पहले भी मैंने कहा है कि आपके पास इतिहास में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ढूंढना है, ज्यादातर चीजें आपके पास हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है और जल्दी से जल्दी इन्हें लिखना है। इसके संबंध में आपको यदि कुछ और जानकारी चाहिए या और डिटेल में कुछ समझना है तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।